नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम में। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। साथ ही साथ बात करेंगे फिल्मों की भी, कला और संस्कृति के क्षेत्र की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या है मिड डे प्राइम की हेडलाइंस। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ लेने के बाद महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय को किया नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना सम्मेलन का मकसद। बीजेपी का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस ने फिर पार की सारी हदें। एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए किया प्रधानमंत्री मोदी की मां का फिर से अपमान। बम से उड़ाने की धमकी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट को कराया गया खाली। ईमेल में कहा गया कोर्ट परिसर में रखे हैं 3 बम। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज, आज होगी अहम बैठक। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। और भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। मार्को रूबियो ने की बयान की सराहना। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। तो आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है और साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के तौर पर पदभार ग्रहण किया है सीपी राधाकृष्णन ने। ये बेहद महत्वपूर्ण महती जिम्मेदारी उन्होंने ग्रहण की है और अब राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो राज्यसभा का संचालन करते हुए देखे जा सकेंगे। और उपसभापति हरिवंश और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण करने के बाद संसद परिसर में पेड़ लगाकर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक नए सफर की शुरुआत हुई है। देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है और उपराष्ट्रपति इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य नेता और तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी थी। तो इस समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली। और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण समारोह के बाद राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे नव नियुक्त उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा पाते रहे हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, और उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वो महात्मा गांधी और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में वो नतमस्तक हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट पहुंचकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। एक तरह से देखा जाए तो अपने सभी आदर्शों को उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं। तो सीपी राधाकृष्णन के सफल उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल की कामना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और सीपी राधाकृष्णन के राजनीतिक सफर की बात करें, आज उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के तौर पर शपथ ली है, तो इस उपराष्ट्रपति पद के का जो उनका राजनीतिक सफर रहा है उसकी बात जरूर की जाएगी। और उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1974 में भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुए थे। उसके बाद 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए। 1996 में वो बीजेपी तमिलनाडु के सचिव नियुक्त किए गए। 1998 में सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से पहली बार सांसद चुने गए। 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कोयम्बटूर से जीत दर्ज की थी। डीएमके के विरुद्ध 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से के अंतर से वो उन्होंने 1998 में जीत दर्ज की थी। ये बहुत बड़ा मार्जिन 1998 के लिहाज से। और उसके बाद अगला चुनाव 1999 में वो दोबारा कोयम्बटूर से सांसद चुने गए। सीपीआई के विरुद्ध 55,000 वोटों से के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सभा का संबोधन भी उन्होंने किया। यह भी उनके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। 2004 में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी जिसकी बहुत चर्चा हुई, और 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा सीपी राधाकृष्णन ने तय की थी। 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, और पहले 4 महीने में झारखंड के सभी 24 जिलों की उन्होंने यात्रा की थी। ये अपने आप में अभूतपूर्व था कि जब वो झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए तो पहले 4 महीनों में उन्होंने झारखंड के सभी 24 जिलों की यात्रा की। जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल भी रहे वो। जुलाई 2024 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार भी उन्होंने संभाला। 31 जुलाई 2024 से उपराष्ट्रपति बनने तक महाराष्ट्र के वो राज्यपाल रहे थे। और ताइवान के लिए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी रहे थे सीपी राधाकृष्णन। तो एक शानदार राजनीतिक करियर रहा है, देश सेवा का, समाज सेवा का। और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कोयम्बटूर से जिस तरह बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की, उससे ये भी कहा जा सकता है बहुत आसानी से कि उनकी लोकप्रियता भी काफी हद तक रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटाइजेशन प्रौद्योगिकियों, मेटा डेटा मानक, कानूनी संरचनाओं,
सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां, उनके प्रेजेंटेशन शामिल हैं। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटाइजेशन, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। और अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की, जो लगातार निचले स्तर पर जाती जा रही है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से जुड़े एक एआई जनरेटेड वीडियो के जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी की है। बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम मोदी की मां, महिलाओं और देश की गरीब महिलाओं का अपमान बताया है। कहा है कि यह गरीबों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद की मां का सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरों की मां का सम्मान वो कैसे करेंगे। ऐसे लोगों को सामाजिक ही नहीं, कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। गिर गए हैं, जैसे उनकी नकली मां है, उनको न मां का इज्जत का, अपने मां का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की मां को कहां से वो सम्मान करेंगे। ये एआई पर मोदी जी के मां को इस ढंग से, इन पर तो फ्रॉडिज्म का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एआई जनरेटेड वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा रही है। ये अराजकता का प्रतीक है। इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगी। इसका जवाब जनता देगी और उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। और बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरे देश को गुमराह करने वाला और देश की माताओं का अपमान करने की कोशिश है। बिहार की राजनीति में एक और तो कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री को मां की गालियां दिलवाती है और जब उतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का प्रयोग करके इस प्रकार के नकली फर्जी वीडियोस बना करके पूरे देश को भ्रमित करने का और देश की माताओं को अपमानित करने का काम कर रही है। वहीं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि कांग्रेस अपना वर्चस्व खो चुकी है और अब वो घटिया हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस ने अपने स्टेट हैंडल पर जो वीडियो अपलोड किया है वो बेहद निंदनीय है। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है और अपना वर्चस्व खो चुकी है। कांग्रेस समाप्त प्राय हो गई है। अब वो ओछे हथकंडे अपना रही है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के और गालियां बोलना, अभी अभी कांग्रेस के खुद के स्टेट हैंडल पर और उन्होंने और माँ को लेकर के और सपना दिखा करके और मिमिक्री की है। ये भी अत्यंत निंदाजनक है। कांग्रेस ने जो कुछ भी इस प्रकार का निंदनीय कृत्य किया है उसकी तो निश्चित रूप से समाज भी निंदा करेगा और कांग्रेस को इसका सबक भी सिखाएगी जनता। और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं बल्कि गाली वाली पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी,
उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही है, वे ओछे आचरण से भी बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ वे पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय ध्वज के साथ उन्हें गाली देते हैं और दूसरी तरफ माफी मांगने के बजाय वे इसे सही ठहराने के लिए उनका वीडियो जारी करते हैं। कांग्रेस बेशर्मी से बाज नहीं आ रही, ओछी हरकत से बाज नहीं आ रही। एक तरफ कांग्रेस का झंडा लगा के प्रधानमंत्री को मां की गाली सुनवाती है, दूसरी तरफ माफी मांगने की जगह उनका वीडियो जारी करके उसको जस्टिफाइड करती है। प्रधानमंत्री की माताजी जो दुनिया में नहीं है, उनका एक वीडियो बनाकर, उन एआई वीडियो बनाकर पोस्ट कर रही है, ट्वीट कर रही है और उनकी माताजी का अपमान कर रही है, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है, देश की मां बहनों का अपमान कर रही है। कांग्रेस की सोची हरकत के लिए पूरा बिहार गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में है और इसका जवाब कांग्रेस को मिलेगा। तो आग बबूला है बीजेपी के नेता, आखिर हो भी क्यों ना। ये जो विवाद है ये बहुत गहरा है, इस लिहाज से भी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि उनकी मां को पहले मंच से गाली दी गई और उसको माफी मांगने के बजाय जब ये घटना और आगे आई तो आपने देखा कि किस तरह से एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो के जरिए एक बार फिर से उनकी मां को और प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की गई। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं। मधुरेश, किस तरह के जो रिएक्शंस वो हमने तो देखे, आम जनता का रिएक्शन क्या है, क्योंकि अब बिहार इलेक्शंस में जाने वाला है और जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका तो ये कहना है कि ये इस तरह की हरकतें करके, क्योंकि जो आम लोग हैं वो इस तरह की गाली, इस तरह का संवाद जो है वो पसंद करते हुए इसके पहले भी कभी दिखाई नहीं दिए थे। तो रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है नेताओं से, वो उन्होंने किया है, आपने देखा, लेकिन आम जनता में किस तरह का रिएक्शन है? देखिए, जब दरभंगा से एक ओछी हरकत राहुल गांधी के मंच से की गई थी, उसके बाद पूरे बिहार में बंद का आयोजन किया गया था एनडीए महिला मोर्चा के द्वारा और इस बंद में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं शामिल हुई थी, ऐसे लोग शामिल हुए थे जो कि जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वतः स्फूर्त बंद था जिसमें आम लोगों ने शामिल होकर के गुस्सा जाहिर किया था विपक्ष के खिलाफ। और इसके बाद भी जो विपक्ष है उसकी तरफ से ऐसी हरकत कहीं ना कहीं कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दिखा रही है, राजनीति के गिरते हुए स्तर को दिखा रही है और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रही है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि पिछले 2 दशक में जिस तरीके से बिहार में विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से रोजगार दिए गए हैं और जिस तरीके से सड़क आदि का विकास हुआ है, अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा दिख नहीं रहा है और इसीलिए कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन इससे सिर्फ ये एक हरकत नहीं है, किसी एक व्यक्ति या किसी प्रधानमंत्री या उनकी मां को डिफेंड करने की ही हरकत नहीं है, ये सीधे सीधे आम लोगों को आहत करने वाली हरकत है। क्योंकि और इस तरह की हरकत से निश्चित रूप से जो आम लोग हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं, वो भी धीरे धीरे करके दूर होंगे। निश्चित तौर पर एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक तो जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है उनके रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से बिहार कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, एक तो ये भी है, दूसरा ये कि आरजेडी उनके साथ में गठबंधन में है, आरजेडी को भी इस तरह के सेल्फ गोल का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि मेरी समझ में तो ये कम से कम इस तरह की चीजों को जब जनता पसंद नहीं करती है तो उसको सेल्फ गोल ही कहा जाएगा। क्या रिएक्शंस आरजेडी के नेताओं की तरफ से हैं और क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं इस पे? देखिए, अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या नेता हो, अभी तक कोई खुल करके इस बारे में बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता भी दबे मुंह से इस चीज को लेकर के परेशान है, क्योंकि वो साफ साफ समझ रहे हैं
कि यह एक ऐसा मसला है, अगर किसी भी व्यक्ति की मां को लेकर के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो भले ही वो आम व्यक्ति क्यों ना हो, ये निश्चित ही निंदनीय है। और इस चीज को जस्टिफाई करना पब्लिक के बीच में उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो रहा है। जहां तक राजद की बात करें तो राजद में मृत्युंजय तिवारी की तरफ से इस वीडियो मतलब इस को लेकर के एक खेद भी जाहिर किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मां के खिलाफ अगर कुछ भी बोला जाता है तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन चूंकि वो महागठबंधन का राजद भी हिस्सा है और कांग्रेस भी उसके साथ में है, तो एक तरह से कोशिश भी की गई है कि जो राजनीति है वो बीजेपी की तरफ से शुरू की गई, बंद का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए था, तो वगैरह वगैरह इस तरह से करके डिफेंड करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि राजद भी ये समझ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ये समझ रहे हैं कि अल्टीमेट इस तरह की हरकत से जो नुकसान है वो कांग्रेस को होना है और महागठबंधन को होना है। और महागठबंधन के साथ में कहीं ना कहीं जो पब्लिक रिएक्शन है वो अगेंस्ट जाएगा राजद के खिलाफ भी इस तरह के वीडियोस को लेकर। बिल्कुल मधुरेश, हमने देखा कि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो राधा मोहन दास अग्रवाल हो, गिरिराज सिंह हो, शहीद शहनवाज हुसैन हो, तमाम सारे नेताओं की हमने बाइट सुनाई और ये सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये जो आक्रोश है बीजेपी नेताओं का ये लगातार सामने आ रहा है। क्या जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उन तक ये मैसेज गया है, आक्रोश वहां तक भी है? क्योंकि आपने देखा इसके पहले बंद का आयोजन किया गया था कांग्रेस दफ्तर के सामने, जो एक मुझामत जैसी स्थिति बनी थी, वो सारी चीजें देखने पे आई थी। एक बार फिर क्या जिसको कहते हैं कि माहौल टेंस हो गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी हम अपने दर्शकों को एक अपडेट भी देना चाहेंगे कि एनडीए महिला मोर्चा की तरफ से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यहाँ पर अभी 2 बजे एक बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा उनके द्वारा। और निश्चित रूप से कोई बड़ी घोषणा या कोई फिर से कोई बंद या कोई प्रोटेस्ट का आयोजन इनके द्वारा किया जा सकता है, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है। तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं उनमें एग्रेशन दिख रहा है। आम लोग जो हैं इस तरह की राजनीति के गिरते स्तर से परेशान है, क्योंकि जो मुद्दे की बात है वो विपक्ष कर नहीं पा रही है। और जो भी जिस भी देश की राजनीति हो वहां विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो मुद्दों को लेकर के होती है। लेकिन यहाँ विपक्ष जिस तरह के निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, गाली गलौज पे उतर आई है, ये आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से एग्रेशन तो साफ साफ दिख रहा है लोगों में। जो पिछली बार भी जो बंद का आयोजन किया गया था उसमें लोगों ने खुद अपनी दुकानों को बंद किया था। लोग दुकान के बाहर वेट कर रहे थे कि कब 11 बजे 12 बजे उसके बाद हम दुकान खोलेंगे। वो खुद कह रहे थे कि दुकान नहीं खुलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछली बंद की बात करें और उसको कंपैरिजन करें राजद का जो बंद होता था उससे कंपैरिजन करें, तो राजद के बंद में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जाती थी, दुकानों को लूटा जाता था, मारपीट किया जाता था। लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई। कहीं भी जो एसेंशियल सर्विस था उसको बाधित नहीं किया गया, कहीं भी एम्बुलेंस को नहीं रोका गया। तो निश्चित रूप से जो पब्लिक है उसको कोई बड़ी असुविधा ना हो, लेकिन जो जनता का एग्रेशन था वो खुल करके पिछले बंद में भी सामने आया था। और निश्चित रूप से आज भी जो एनडीए महिला मोर्चा की जो बैठक हो रही है उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उसके बाद भी जो आगे की इनकी रणनीति होगी वो हम अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। जी, निश्चित तौर पर ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये मामला आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिएगा, हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात और सामने नज़र आती है कि जब इस तरह के मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं तो ये भी समझ में आता है कि शायद जनता के जो असल मुद्दे हैं वो पार्टियों के पास है नहीं, और उसी के बाद इस तरह के डीप फेक जो वीडियोस हैं एआई जनरेटेड वो जारी करने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे।
मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 13 सितंबर को मिजोरम में नवनिर्मित बैरागी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यह आज की बात है। लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कई बड़े पुल हैं, जिनमें से एक पुल जमीन से 114 मीटर ऊंचा है। उसी पुल पर पहुंची डीडी न्यूज की टीम ने यहां का जायजा लिया और मिजोरम के लोगों के साथ इसके महत्व की जानकारी भी ली। आइजॉल को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिलने जा रहा है। भारतीय रेल की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना अगर आपको देखना हो तो आइजॉल में आकर आप इस ब्रिज को देख सकते हैं, जो बैरावी और सारंग के बीच जो रेल लाइन स्थापित किया गया है, उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में इस ब्रिज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी ब्रिज के नहीं बनने की वजह से आइजॉल जो है वो रेल लाइन से कनेक्ट नहीं था। पंपन ब्रिज, अंजी ब्रिज, चिनाव ब्रिज, ये जो तमाम उपलब्धियां हैं भारतीय रेल की, इन उपलब्धियों के बाद यह ब्रिज भारतीय रेल का एक अद्भुत नमूना है, जो धरती से 114 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 6 वर्ष से भी ज़्यादा का वक्त लगा है। भारतीय रेल कह सकते हैं कि रोज नई प्रगति की इबारत लिख रहा है। तो मिजोरम में ये शानदार ब्रिज आपने देखा। भारतीय रेल नई प्रगति की इबारत लिख रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। आपने देखा बेहद महत्वपूर्ण है ये कनेक्टिविटी। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई थी। तो बेहद महत्वपूर्ण है वाराणसी का दौरा डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का। उन्होंने इससे पहले वहाँ पर गंगा आरती में भी हिस्सा लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, वो भी उसका गवाह भी काशी की ये नगरी ही बदली थी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। और एक बार अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए वापस डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनका पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो भारतीय मूल से जुड़े हुए भारतीयता जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ऐसे में जो ईष्ट हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, वो सब साझा ही हैं जाहिर तौर पर। और ऐसे में भारत पहुँचने के बाद वाराणसी हो या अयोध्या हो, ऐसी जगहों पर दर्शन लाभ से चूक जाना शायद ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम को गवारा नहीं था। और इसीलिए डॉक्टर राम गुलाम ने वाराणसी का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की दुकान से ख़रीदारी भी की और रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट किया। आपको ध्यान होगा कि यूपीआई का जो चलन है वो मॉरिशस में भी शुरू किया गया है। और इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी रुपे कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बनारसी साड़ी की दुकान पर पहुंचे हैं और रुपे कार्ड से पेमेंट किया है, यूपीआई पेमेंट हुआ है। तो ये सारी तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत सारे संदेश भी इनमें निहित हैं। सिर्फ भारतीयता का संदेश नहीं निहित है, बल्कि जो भारतीय जिस तरह से जो सिस्टम है वो किस तरह से पूरे दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, ख़ासतौर पर यूपीआई और रुपे
की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत के दौरे पर हैं। वाराणसी का ये जो दौरा था ये हमने आपको दिखाया और इसी क्रम में उन्होंने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत भी की है। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। Not a coincidence also, the father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. And today it gives me great pleasure to wish, I was the first one to wish him already, 1 week ahead, happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. इसके अलावा बातचीत के दौरान डॉक्टर राम गुलाम ने वाराणसी के दौरे को यादगार बताया। उन्होंने कहा आज तक उन्होंने इस तरह का स्वागत नहीं देखा था। It's been tremendously successful. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. और खराब मौसम की वजह से अस्थायी रूप से बंद की गई माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार 14 सितंबर से फिर से शुरू की जाएगी। खराब मौसम और तीर्थस्थल तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे वैध पहचान पत्र साथ में रखें, निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही साथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org को लाइव अपडेट, बुकिंग सेवा और हेल्पलाइन सहायता के लिए इस्तेमाल करें। श्राइन बोर्ड अस्थायी निलंबन के दौरान सभी भक्तों के धैर्य और समझ के लिए उसने उनका आभार व्यक्त किया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत हम आपको करेंगे, लेकिन ये बताएंगे कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों वहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई थी। माता वैष्णो देवी का जो यात्रा मार्ग है वहां पर भूस्खलन हुआ था और उस भूस्खलन में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो गई थी और कुछ तीर्थयात्री घायल भी हो गए थे, जिनको पहले कटरा और फिर जम्मू में भर्ती कराया गया था। और इस दौरान इस यात्रा को रोक दिया गया था चूंकि मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे। मार्गों को फिर से ठीक किया जाना था। अगर जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा कर चुके हैं उनको पता है कि वो जो पूरी पहाड़ी पे है, त्रिकूट पर्वत पर जो माता वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है, वहां तक कटरा से नीचे से ऊपर तक जाने के लिए पैदल यात्रा करते हैं बहुत सारे यात्री। उसमें घोड़े और खच्चर से भी यात्रा की जाती है, हेलीकॉप्टर का भी एक मार्ग है, लेकिन जो परंपरागत मार्ग है जिससे जाया जाता है वो क्षतिग्रस्त भी हो गया था इस भूस्खलन के दौरान, तो उसको मेंटेन किया गया है। 14 तारीख से यात्रा दोबारा शुरू होगी। हमारे संवाददाता देवेंद्र ठाकुर इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, किस तरह से यात्रा रिस्टोर होगी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये रुकी हुई थी, तो बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि बेसब्री भी होगी यात्रियों के अंदर और वहाँ तक पहुँचना भी चाहेंगे। माता का दरबार जो है वो वहां तक जरूर जाना चाहेंगे यात्री। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जानकारी देंगे आप? जी, बता दूं आपको कि आज 18वां दिन है जब से ये जो घटना घटी थी और उसके बाद यात्रा जो है वो लगातार बंद चल रही है। आज श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की ओर से ये फैसला लिया गया है कि आने वाले रविवार को यानी 2 दिन बाद जो है वो यात्रा खोली जा सकती है। उसमें कंडीशन है कि अगर मौसम साफ रहता है तो ही यात्रा खोली जाएगी। अगर बात करें इंतजामों की तो पूरे इलाके में जो है वो इंतजाम किए गए हैं। ट्रैक को पूरा जो है वो फुली रिस्टोर किया गया है और यात्रा किस तरह से रहेगी उस पे जो है वो भी तैयारियां की गई हैं। अभी भी काफी सारे श्रद्धालु जो हैं वो कटरा में रुके हुए हैं काफी दिनों से यहाँ पे, और वो चाहते हैं कि जब यात्रा खुलेगी वो तभी अपने घर वापस जाएंगे। और काफी सारे जो श्रद्धालु इस तरह से हमने देखे कि सुबह शाम आके जो दर्शनी ड्योढ़ी है, यहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ पे आते हैं, माथा टेकते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने रूम में। जी जी, 2 बातें जानना चाहेंगे। एक तो क्या जो क्षतिग्रस्त हुआ था मार्ग उसको ठीक कर लिया गया है, क्या व्यवस्था उस पर की गई है? क्या जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, क्या उनको दोबारा जो पोनी लेकर जाते थे क्या वो दोबारा उस पर जा सकेंगे? हेलीकॉप्टर सर्विस का क्या है, ये जानकारी भी दें हमको।
जी, एक बार जब यात्रा शुरू होगी तो जिस तरह की सारी फैसिलिटीज हैं वो दे दी जाएंगी श्रद्धालुओं को, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी हो, बैटरी कार की फैसिलिटी हो, घोड़ा या पिट्ठू की फैसिलिटी हो। लेकिन जब तक यात्रा नहीं शुरू होती है तब तक इन सभी चीजों पे विराम लगा हुआ है। और अभी जो अगर बात करें रिस्टोरेशन की, तो फुली रिस्टोरेशन जो है वो हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो है श्राइन बोर्ड कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है, वो हर तरह की जो विकल्प है उन्हें जांच रहा है। और बात करें अगर इस समय तैयारी की, तो रविवार की जो है वो तैयारी की गई है, पर एक कंडीशन है कि अगर मौसम साफ रहता है तो। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे, आप देख सकते हैं हल्की बारिश जो है वो हो रही है। और यात्रा शुरू होने से इस उम्मीद से यहाँ पे लोगों में खासा जो है वो उत्साह है। हमारे साथ इस समय होटल एसोसिएशन है जो कटरा की, उसके यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं राकेश वजीर सी। उनसे हम बात कर सकते हैं कि किस तरह की तैयारी है और किस तरह से 18 दिन से जो यात्रा बंद है उसका प्रभाव था और किस तरह से वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप भी जानना चाहेंगे कि यात्रा जो है वो लगभग कब शुरू होने वाली है, इस बात की बात करेंगे। कितनी एक्साइटमेंट, किस तरह की तैयारी? देखें, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और वो इसलिए भी कि लोगों में श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। और कितने पिलग्रिम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आज भी कटरा में बैठे हुए हैं कि यात्रा खुलेगी वो दर्शन करेंगे और जाएंगे। और इसीलिए होटल एसोसिएशन ने भी एक स्ट्रेट ब्लैंकेट कह दिया था कि भाई आप चाहे 10 दिन रुकें, 5 दिन रुकें, मगर हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि अब चूंकि हालात काफ़ी सुधार हो गया है, स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, एग्जाम होने लग पड़े, तो इस वक्त यात्रा खोलना एक वाइज डिसीजन है और इसे खोलना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये जी देवेंद्र जी, ये थे राकेश वजीर, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन कटरा की, जो बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह की स्थिति है और लोगों में इंतजार किस तरह से है। जी जी बिल्कुल सदाशयता के साथ में जो आपने जिस तरह से दिखाया कि एसोसिएशन सामने आया है और उसने कहा कि मुश्किल के वक्त में जो यात्री हैं उनसे पैसे भी नहीं लिए गए और उनको रोका गया। जाहिर तौर पर ये एक अच्छा स्टेप था जो इन लोगों ने लिया है, साधुवाद के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। और भी जो अपडेट्स होंगे वो आपसे लेते रहेंगे देवेंद्र। और दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। एक ईमेल के जरिए यह धमकी मिली, जिसके बाद एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट की पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंच को स्थगित कर दिया गया। जो तमाम बेंच थी, कोर्ट्स जो थी, ईमेल में जजेस के कमरे और कोर्ट परिसर में 3 बम होने की सूचना दी गई थी। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। इससे पहले भी कई बार दिल्ली के स्कूलों में बम होने की धमकी ईमेल के जरिए देकर अफवाह फैलाई गई। हालांकि इस मामले को हल्के में न लेते हुए जांच एजेंसियां काफी सतर्कता से इसकी जांच कर रही हैं। और खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी कार्रवाई के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली मारे गए हैं। मौके से 303 राइफल सहित अन्य हथियार और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। वही मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की पूरी टीम को घेर रखा था। तो यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 303 की राइफल भी बरामद हुई है। आपको ध्यान होगा कि कल 10 नक्सलियों को मुठभेड़ के बाद मार गिराया था। तो यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है। और आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की बात करेंगे जो कि भारत अमेरिका के रिश्तों पर आधारित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि वे भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर देते हैं। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique
In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नामांकन को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि यह नामांकन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। रूबियो ने जोर दिया कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ाकू कमान का नाम बदलना भी इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने की जरूरत है। रूबियो ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिनिधि का होना जिसने प्रशासन और ओवल ऑफिस दोनों में जिनकी सीधी पहुंच हो, अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। India is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन नई दिल्ली से मौजूद है। अखिलेश, किस तरह से गोर के स्टेटमेंट को लेते हैं और उसके बाद मार्को रूबियो का उसको सेकंड करना कैसे देखते हैं, कैसे देखा जाना चाहिए इसको? इस तमाम जो पिछले दिनों में बदलते हुए रिश्ते रहे हैं, उतार चढ़ाव रहा है, इस बीच में इस तरह के स्टेटमेंट्स। देखिए, निश्चित तौर पे जो सर्जियो गोर हैं उनकी सुनवाई सीनेट कमेटी में हो रही थी और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में किसी भी देश के राजदूत की नियुक्ति के पहले उन्हें सीनेट से कंफर्मेशन लेना पड़ता है। सीनेट कमेटी जब कंफर्म करती है तभी वो राजदूत नियुक्त होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे लगातार पिछले कई महीनों से कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी रणनीति थी उस पर कई तरह के सवाल थे और यहाँ तक कि लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि भारत के साथ तो इस तरह का बर्ताव डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, 50% टैरिफ किंग, ये सारी चीजें बहुत सारे रिपब्लिकन को भी और बहुत सारे जो डेमोक्रेट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में सर्जियो गोर का जब नाम लाया गया तो सबकी भौहें तनी थी। सर्जियो गोर काफी नजदीक है डोनाल्ड ट्रंप के और सर्जियो गोर की जब नियुक्ति की घोषणा हुई तो उन्होंने कहा गया कि भारत के राजदूत तो होंगे ही, वे पूरे दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया के भी एक स्पेशल एनवॉय होंगे। तो मतलब उनके बड़ी भूमिका देख कर यहाँ भेजा गया था और इसे लेकर लोगों का था कि क्या इरादा है डोनाल्ड ट्रंप का। और अब जब वो सीनेट कमेटी में अपनी बात बोल रहे हैं तो बात ये बोल रहे हैं कि ये पूरे रणनीति के केंद्र में भारत है और भारत को केंद्र बना के ही इस पूरे इलाके पर अमेरिका नजर रखेगा। तो निश्चित तौर पे एक भारत के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा संदेश है, क्योंकि भारत इस पूरे इलाके में एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें सबसे बड़ा खुला बाजार है। और आप दक्षिण एशिया, आप देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया में एक अशांति है, बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह अशांति। और ऐसे में भारत जो है सबसे शांत देश, सबसे स्थिर राजनीतिक व्यवस्था यहाँ है। और निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में इंडो पैसिफिक नाम दिया था इस पूरे इलाके को, जिसे एशिया पैसिफिक कहा जाता था, और उसके बाद अपने पैसिफिक कमांड का नाम उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड रखा था। तो इस बात को जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं सीनेट कमेटी में कि हम जो पुरानी नीति थी भारत के साथ दोस्ती की, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन को मजबूत करने की, ये उस नीति पे ही कायम है। ऐसा नहीं है कि हम भारत के साथ रिश्ता खराब करना चाह रहे हैं, बल्कि भारत के साथ हम रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मार्को रूबियो हो या सर्जियो गोर हो, दोनों इसी तरह का एश्योरिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि कोई विरोध नहीं हो। और निश्चित तौर पे भारत के साथ जो अमेरिका का संबंध है एक दिनों में नहीं बना है, पिछले कई दशकों से भारत और अमेरिका का संबंध बना है, जिसमें कि अमेरिका को भारत की जरूरत उतनी ही है जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि वो अपने सीनेट को समझा पाएंगे और सीनेट उन्हें अप्रूवल देगी। और निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत के संबंधों के लिए एक हो सकता है कि एक अच्छी खबर हो, क्योंकि सर्जियो गोर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब है और इसीलिए मार्को रूबियो ने कहा कि उनकी पहुंच सीधे राष्ट्रपति
तक है, उनकी पहुंच सीधे प्रशासन तक है। तो मतलब वो कोई भी बात होगी तो डायरेक्टली वो प्रशासन से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली वो डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन लेवल जो है बहुत ही एनरिच कम्युनिकेशन लेवल होगा, और इस एनरिच कम्युनिकेशन लेवल के चलते इस संबंध, इस नियुक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, बेहद महत्वपूर्ण है नियुक्ति, और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, और ये दर्शाते हैं कि किस तरह से ये नियुक्ति किन कारणों से कैसे की गई है, और शायद सर्जियो गोर अपना जो मिशन है उसमें लग गए हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अखिलेश। और मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें ब्रेक के बाद भी हैं। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, बात दिल्ली की हो रही है, दिल्ली के दक्षिण पश्चिम सेल में कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली FRRO की मदद से इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जो कि साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ढाका के साउथ पारा के निवासी फरजाना अख्तर के रूप में हुई है। वहीं आरको खान और नजमा बेगम बांग्लादेश के जसोर जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा रेशमा अख्तर बांग्लादेश के पलपारा की रहने वाली है। और पंजाब में आई भीषण बाढ़ की बात करें तो भीषण बाढ़ से हुई तबाही में अब तक 2214 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 55 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। इसके अलावा 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 3,88,508 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंच चुका है। पंजाब में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। पंजाब में भयंकर बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मोटला में भारतीय सेना बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य चला रही है, जिसके निरीक्षण के बाद संजय सेठ अमृतसर पहुंचे, जहां बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है। वहां राहत और बचाव और सेवा कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। अमृतसर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का 2 दिन का दौरा है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों पर में चल रहे राहत और बचाव अभियानों का वो अवलोकन करेंगे। तो चंडीगढ़ में सेना भी चला रही है राहत और बचाव कार्य। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं और लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल पैकेज भी घोषित किया गया है पंजाब के लिए। और अब बात करेंगे नेपाल में। नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के बजट गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज राजधानी काठमांडू में अहम बैठक होने वाली है। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की थी। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा। वहीं मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री की रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगहों से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि गुरुवार को किसी बड़े हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नेपाल जल्द वापस शांति की, अमन की राह पर लौट सकेगा।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ काठमांडू से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह मौजूद है। श्वेता, क्या है ताज़ा अपडेट्स? सबसे पहले तो यही बताइए क्या है ताज़ा हालात, और जो राजनीतिक संकट के समाधान के लिए जो बैठकें हो रही हैं उनके क्या अपडेट्स है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? निखिल, देखें, राजनीतिक जो गलियारे में जो हलचल है उसमें फिलहाल वार्ताएं ही चल रही हैं, क्योंकि कोई भी अभी अंतरिम सरकार की अगुवाई कौन करेगा इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। जैसे पहले लोग चाह रहे थे कि जल्दी से अंतरिम सरकार के लिए सुशीला कार्की चीफ जस्टिस को बना दिया जाए, फिर चुनाव होगा, मगर अभी तक फाइनल कोई डिसीजन ले पाना आसान नहीं रहा है। यहाँ पे वार्ताएं चल रही हैं, 9 बजे से चालू है, मगर अभी तक कोई आउटपुट नहीं आया है। और नेपाली आर्मी ने वहीं 7 प्रदेशों में अलग अलग नंबर जारी किया है। बागमती के लिए 2 नंबर जारी है, जहां पर लोग कॉल करके अपने पक्ष को, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो प्रावधान किए गए हैं, मगर अभी तक वार्ताएं चल रही हैं और अभी फिलहाल कुछ भी एक सॉलिड फॉर्म में अगुवाई करने के लिए कौन होगा ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जहां तक स्थिति की सवाल है, सामाजिक स्थिति की बात है, यहाँ नेपाल में कर्फ्यू अभी भी चालू है और 11 बजे तक ढील दी गई थी, तो जिसमें लोग, मैंने देखा, सड़कों पे जाके साग सब्जियां खरीद रहे थे, पानी की बोतल घर में डिलीवर हो रहा था। तो ये सारी चीजों को स्मूदन करने के लिए आप देखें कि न्यू बस पार्क जो पिछले 8 तारीख से बंद था, जो हवा एक तरह से वहां पे बसेस चलते हैं, बस अड्डा है यहाँ काठमांडू वैली का मेन बस पार्क, न्यू बस पार्क, वहां से आज सुबह जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई, 8 बजे से बसेस चालू हुए गंतव्य स्थान पे लोगों को ले जाने के लिए। तो जो भी सुविधाएं हो पा रही हैं उस समय जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको देने का प्रयास किया जा रहा है जी। आज भी आसपास में जितने सुपर स्टोर थे उनको खोले गए थे, उस 2 घंटे के गैप में फिर बंद कर दिया गया। और जो गलियों में छोटे छोटे दुकानें हैं वो तो घर पे ही जो बनी हुई है खुली रह रही है, मगर अमूमन बड़े बड़े जो सुपर स्टोर्स थे उसको बंद किया गया था, बस 2 घंटे के गैप के लिए खोला गया था। और देखिए अभी नया अपडेट है कि नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया है इंश्योरेंस कंपनीज को कि 8 सितंबर के बाद जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, मौतें हुई हैं और फिर क्षति हुई है जितने भवनों को, उनका इंश्योरेंस क्लेम प्रॉम्प्टली और जल्दी ही निपटान किया जाए। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी खबर है। तो काफी सारी अपडेट्स आपने दी हैं, आप इन पर नजर बनाए रखें, हम समय समय पर आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब देखेंगे खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी गौरव कुमार तैयार हैं हमारे साथ खेल की खबरों को लेकर के। चलेंगे गौरव की तरफ। शुक्रिया निखिल। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे बैडमिंटन की खबर के साथ, जहां पर भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है वो हांगकांग ओपन 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने मलेशियाई की जोड़ी को शिकस्त दी और मलेशिया की जोड़ी को हराते हुए इस जोड़ी ने खुद को अब सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है, जहां पर अब इस जोड़ी का सामना जो है वो चीनी ताइपे जोड़ी के साथ होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप के खिलाफ पहला गेम 21-14 से जीता, लेकिन दूसरे गेम में 20-22 से मामूली अंतर से हार गए। उन्होंने निर्णायक गेम में वापसी करते हुए 21-16 से जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब इस जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के चेन कुआन और लिन विंग वेई से होगा। तो ये एक बड़ी जीत जो है वो निकल कर सामने आई है। और अब बात कर लेते हैं डेविस कप की, जहां डेविस कप में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला आज से शुरू होगा। डेविस कप विश्व ग्रुप का ये मुकाबला स्विट्जरलैंड के शहर बील में खेला जाएगा। 2 बार के ओलंपियन सुमित नागल भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। इस टाई की विजेता टीम 2026 क्वालिफायर्स के पहले दौर में प्रवेश करेगी। वहीं हारने वाली टीम 2026 विश्व कप ग्रुप 1 प्लेऑफ में चली जाएगी। भारतीय टेनिस आज तक कभी भी डेविस कप नहीं जीती है, लेकिन 3 बार उप विजेता जरूर रही है। तो अब टेनिस के बाद बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लिवरपूल में जारी विश्व मुक्केबाजी
चैंपियनशिप में भारत के 2 और पदक सुनिश्चित कर दिए हैं। महिलाओं के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराया। वहीं जैस्मिन ने उज्बेकिस्तान की अंडर 22 एशियाई चैंपियन ममाजोनोवा को 5-0 से पराजित कर महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इससे पहले अस्ताना विश्व मुक्केबाजी कप की स्वर्ण पदक विजेता नुपुर ने भारत के लिए पहला पदक पक्का किया था। नुपुर ने महिलाओं के 80 किलोग्राम से ज्यादा भर के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की सोतिम्बोयेवा को 4-1 से हराने में सफलता हासिल की थी। तो भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की, जहां पर दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के 5वें दिन शानदार स्पर्धा देखने को मिली। पुरुष एकल वर्ग में जी साथियान ने खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं महिला वर्ग में दिया चिताले ने महिला वर्ग का खिताब जीता। एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुए राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में लगभग 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो कि एक रिकॉर्ड संख्या है। निश्चित तौर पर यह भागीदारी खेल के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम की ओर इशारा करती है। आप देखिए रिपोर्ट। तो वाकई एक बड़ी कामयाबी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो टेबल टेनिस में देखने को मिली है, और यही होनहार जो हैं वो कल अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखेंगे सामने और देश के लिए ओलंपिक की पदक की तस्वीर को सच करेंगे। तो बहरहाल निखिल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से जी, बहुत धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। दर्शकों, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे